हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। तो कैसे हो आप सब। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स का और एक लेक्चर जिसमें हम कवर करेंगे डिटेल एनालिसिस किसका, डॉट प्रोडक्ट का। लेकिन जो लास्ट लेक्चर है उसमें हमने थोड़ा सा जो है डिस्कशन किया था डॉट प्रोडक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम वो चीजें डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में देखी थी। तो एक बार मैं आपको रिकैप करवाता हूं। सबसे पहले जो डॉट प्रोडक्ट है इसका दूसरा नाम क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। सर क्यों इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है? क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट जब भी हम दो वेक्टर्स का करते हैं वहां से जो रिजल्टेंट मिलता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वो एक स्केलर क्वांटिटी हमें मिलती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इसीलिए हम डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या आपको ये चीज याद आ गई? बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर हमारे पास दो वेक्टर होंगे, यहां पर एक वेक्टर ए है, यहां पर दूसरा वेक्टर बी है, और अगर इनके बीच में एंगल है थीटा, अगर ए वेक्टर है यहां पर और ये बी वेक्टर है और अगर इनके बीच का एंगल है थीटा, तो डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन किया जाता है? ए डॉट बी। और ए डॉट बी किसके बराबर होता है? सर ये होता है ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में कॉस ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है। क्लियर, समझ आ गया? डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी होता है। तो हमने देखा था आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के किसके बराबर आता है? 1 के बराबर आता है, क्योंकि ये सारे जो है पैरेलल होते हैं। पैरेलल, इनके बीच में एंगल 0 होता है और सबका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। 1 इंटू कॉस 0, वो भी क्या हो गया? 1, इसीलिए 1 आता है। ठीक है, ये मैं समझा चुका हूं आपको। जब भी हम आई डॉट जे, जे डॉट के एंड आई डॉट के करते हैं तो इसका वैल्यू हमको 0 मिलता है। क्या मिलता है? 0 मिलता है, क्योंकि इनके बीच में एंगल होता है 90 डिग्री। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर हमने क्या देखा, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होते हैं, अगर हमारे पास दो वेक्टर होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, उनके बीच में अगर 90 डिग्री एंगल होता है, दैट इज वो क्या होंगे? परपेंडिकुलर वेक्टर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उनका डॉट प्रोडक्ट जो है 0 होता है। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमको 0 के बराबर मिलता है। क्लियर है इतना? तो इतना डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में किया था और फिर इसके ऊपर जो है कुछ सवाल भी किए थे। तो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है और आपको बताना चाहता हूं आज की क्लास में। सबसे पहले जो है हमने क्या, अगर हम ए डॉट बी करेंगे, क्या करेंगे? ए डॉट बी या बी डॉट ए करेंगे, ये दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। सर कैसे? सिंपल, अगर मैं समझाऊं आपको, ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर मैं आपको बोलूं तो सर आप बोलोगे ये होता है ए बी कॉस थीटा। और अगर मैं बी डॉट ए वेक्टर करूंगा तो सर वो क्या होगा? सर वो होगा बी ए कॉस थीटा। तो ए बी लिखूं या बी ए लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों क्या है? स्केलर चीज है। ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, ए भी मैग्नीट्यूड, बी भी मैग्नीट्यूड। इसलिए चाहे मैं इसको वापस क्या लिख सकता हूं? ए बी कॉस थीटा। देखो ये भी ए बी कॉस थीटा, ये भी ए कॉस थीटा, यानी कि ये दोनों बराबर आते हैं। चाहे मैं ए डॉट बी करूं या बी डॉट ए करूं, ये दोनों क्या होते हैं? एक ही बात होती है। आई होप आपको ये वाली चीज जो है वो समझ आ गई होगी। ठीक है, तो मैं इसको जो है पहले मिटा देता हूं, क्योंकि ये मैंने आपको है समझा दिया है। हाँ, इसके बाद ए डॉट ए, अगर मैं किसी भी वेक्टर को खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो वो उसके स्क्वायर के बराबर आ जाती है। सर ये कैसे होगा, एक बार समझाइए। देखिए, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर अगर मैं करूंगा तो सर क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्या होगा? ए इंटू में सर कॉस, क्योंकि ए डॉट ए दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, जिधर ए होगा उधर ही दूसरा ए भी होगा, क्योंकि एक ही वेक्टर है, तो उनके बीच में एंगल होगा 0 डिग्री। बहुत बढ़िया, एंगल 0 cos 0 होता है सर 1 ए डॉट ए इंटू ए क्या हो गया सर? ए स्क्वायर इंटू में 1, दैट मीन सर ये आ गया ए स्क्वायर के बराबर। इसीलिए हम बोलते हैं जब भी किसी वेक्टर को खुद के साथ हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका रिजल्टेंट उसके स्क्वायर के बराबर होगा। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूंगा बी डॉट बी, बी डॉट बी, तो आप बोलोगे बी स्क्वायर। इसी तरीके से कोई भी वेक्टर अगर उसका खुद के साथ हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो उसके स्क्वायर के बराबर आता है। ठीक है, जिस बच्चे को समझ नहीं आएगा वो उसको नोट कर सकता है। ठीक है, अदरवाइज ये सिंपल है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम जो है इसके ऊपर जो है और एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास इस तरीके से होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस
सी वेक्टर। तो देखो इसको क्या करेंगे, इसको पहले इसके साथ डॉट कर, सिंपल जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते थे, इसको इसके साथ, तो सर ये बनेगा ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बीच में क्या है प्लस, फिर इसको इसके साथ, ये बनेगा सर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर के बराबर। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए किस तरीके से करते हैं। और ये पॉइंट तो मैं आपको भी समझा ही चुका हूं, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। आई होप आपको जो है इतनी चीजें समझ आ गई होगी। अब हम फिर से कुछ और सवाल डिस्कस करेंगे और कुछ चीजें सीखने की कोशिश करेंगे उन सवालों से। ठीक है, उससे पहले आप इस सबको नोट कर डाउन कर लीजिए और स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो चलिए अब हम जो है एक दो सवाल और करेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे दिया जाता है जब वो वेक्टर फॉर्म में होते हैं। लेकिन उससे पहले चलिए इस सवाल से अब हम शुरुआत करेंगे। अगर आपको क्या निकालना है, ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या बराबर होगा, आई का आई के साथ -3 इंटू 2 सर हो गया -6, -4 इंटू 6 हो गया सर -24, प्लस 6 5 हो गया 30, प्लस 30 और ये हो गया -30, ये आ गया 0 के बराबर। जब भी मैंने भी आपको बोला, जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आता है, दैट मींस उनके बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। दैट मींस ये यहां पर जो है ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर को। क्लियर है? चलिए अब इस सवाल को करते हैं, ए डॉट बी, ठीक है, आई का आई के साथ। यहां पे ध्यान से देखना है, 1 को 1 के साथ नहीं करना है, ये आई है और इसमें आई है ही नहीं, दैट मींस 1, इसमें आई का है 0 क्योंकि आई है ही नहीं, जे और के है सिर्फ 1 इंटू 0, ठीक है, प्लस अब इसके बाद क्या है, आई का तो हो गया, अब जे इसमें क्या है -1 और जे इसमें 1 इंटू -1 हो गया सर -1, प्लस सर इसमें के नहीं है, इसमें के है 3 इंटू उसका के क्या है 0, 3 इंटू 0, तो ये आ गया -1 के बराबर। इसीलिए इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बोला था, ध्यान से देखना है, आई को आई के साथ, कभी वो आगे पीछे करता है तो आपको ख्याल रखना है आई को आई के साथ करना है, क्योंकि इसमें 1 है और इसमें आई है ही नहीं तो 0 हो गया, इसमें j -1 तो ये हो गया -1, इसमें के नहीं है, इसमें के है 3 इंटू 0 हो गया 0, ओवरऑल क्या आ गया, डॉट प्रोडक्ट आ गया -1। ये चीज मुझे बतानी थी, इसलिए ये सवाल यहां पे डिस्कस करना जरूरी था। ठीक है, इसके बाद अब हम देखेंगे दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल निकालना होगा तो उसको कैसे निकाला जाता है अगर दो वेक्टर इस तरीके से दिए गए होंगे। क्लियर है? तो उससे पहले आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से देखना, अभी तक हमने क्या पढ़ा, जब भी हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं तो वो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में कॉस ऑफ थीटा के बराबर आता है। तो सर अभी आपने हमें बताया था ये जो सर ये थीटा होता है, ये क्या होता है सर, ये जो थीटा है सर ये ही होता है एंगल किसके बीच में, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो सर अगर हम यहां से cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से देखो, अगर मुझे cos थीटा, अगर मुझे एंगल चाहिए तो कहीं ना कहीं मुझे cos थीटा निकालना पड़ेगा। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, cos थीटा बराबर राइट हैंड साइड में क्या है, ए डॉट बी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहां से मुझे cos थीटा मिलेगा, फिर वहां से मुझे cos थीटा की वैल्यू देखकर मैं एंगल बता सकता हूं। दैट मींस यहां से जो है मैं निकालूंगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और जब भी मुझे डॉट प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि मैं डॉट प्रोडक्ट से दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकता हूं। सर कैसे, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, और थीटा यहां पे दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है, तो सबसे पहले मैं कॉस थीटा निकालूंगा, और जैसे मुझे थीटा मिलेगा फिर मैं उसको क्या कर, कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई, फिर मैं यहां से लिखूंगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर, और मुझे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मिल जाएगा। लेकिन जनरली हमें यहां से ही काम हो जाता है, जो वैल्यू आती है वो कभी कभी अच्छी वैल्यू आ गई, फॉर एग्जांपल अगर 1/2 आ गई दैट मींस एंगल 60 डिग्री होगा, अगर 1/√2 आ गई दैट मींस एंगल 45 डिग्री होगा, और अगर ये वैल्यू हमारे पास √3/2 आ गई तो दैट मींस एंगल होगा 30 डिग्री, और अगर 0 आ गई तो दैट मींस एंगल होगा 90 डिग्री, और अगर 1 आ गई तो दैट मींस एंगल क्या होगा 0 डिग्री, और अगर
कॉस थीटा की वैल्यू -1 आ गई, दैट मींस ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे। क्या इतना आप लोगों को समझ आ गया? बस अगर आपको इतना समझ आ गया तो चलिए अब हम इसके ऊपर बहुत सी प्रैक्टिस करते हैं, सो दैट जब भी आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना पड़े तो आप उसको आराम से निकाल पाओ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो चलिए अब हम ये सवाल करते हैं, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो सबसे पहले हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में क्या निकालना है? एंगल निकालना है। तो कुछ नहीं करना है सर, आपने क्या बोला है डायरेक्टली, आपने हमसे क्या बोला है, जो ए डॉट बी होता है डायरेक्टली, अगर आपको फॉर्मूला भी याद नहीं कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। सर यहां से मैं कॉस थीटा लिख सकता हूं बराबर ए डॉट बी वेक्टर, ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी आप डायरेक्टली कर सकते हो, आई को आई के साथ, सर यहां आई के साथ 3, यहां -1, 3 इंटू -1, सर ये हो गया -3, बहुत बढ़िया। सर यहां j के साथ 4, यहां 1, 4 इंटू 1 दैट मीन सर +4, क्लियर है इतना? डिवाइड बाई सर इसका क्या मैग्नीट्यूड है? √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर होता है 9, 4 स्क्वायर होता है 16, दैट मींस ये होगा √25, तो दैट मींस ए का मैग्नीट्यूड आ गया 5। क्लियर है? क्योंकि ये मैं सिखा चुका हूं, अब मुझे डायरेक्टली करना है। सर इसका मैग्नीट्यूड -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट मींस सर √2। क्लियर है? जब आप यहां पे देखोगे ऊपर क्या बचा, -3 + 4, दैट मीन सर ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया 5√2। तो ऐसी कोई वैल्यू हमें जनरली डायरेक्ट नहीं पता होती है जहां पे कॉस की वैल्यू 1/5√2 हो, तो कैसे आंसर करेंगे? डायरेक्टली, क्योंकि ये वैल्यू हमें नहीं पता है किस एंगल पे ये वैल्यू होती है, तो डायरेक्टली लिखेंगे थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, और ये जो वैल्यू आ गई इसको डायरेक्टली इसमें लिखना है 5√2, 1/5√2। क्लियर है? फिर से मैं यहां पे अच्छे से लिखता हूं, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स। हाँ, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहां पे क्या है 1/5√2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। दो वेक्टर के बीच का एंगल यही होगा इसका। क्लियर है इतना? ठीक है, एक बार मैं चेक करता हूं क्या ये दिख रहा है। हाँ ठीक है, तो ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए और एक सवाल करते हैं प्रैक्टिस के लिए। कुछ नहीं, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं याद है, बस आपको पता होना चाहिए ए डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है सर, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। सर मुझे कॉस थीटा चाहिए, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी 4 इंटू 1 सर हो गया 4 प्लस -3 इंटू 1 सर ये हो गया यहां पर -3 डिवाइड बाई सर इसका मैग्नीट्यूड 3 और 4 का मैग्नीट्यूड होता है सर 5, 1 और 1 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा सर √2। सर ये ऊपर बच गया 1/5√2 कॉस थीटा की वैल्यू, लेकिन मुझे चाहिए एंगल, तो मैं लिखूंगा थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/5√2। क्या ये विजिबल है कॉस इनवर्स? नहीं ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा मेरे को आगे लिखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, यहां पर मैं लिखता हूं थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/5√2 जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है? हाँ, तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, पहले आप ये दो क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए, फिर हम वो 3 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। यहां पर मैं इसको डिस्कस करता हूं, तो अब आपको डायरेक्टली याद हो गया होगा कॉस थीटा बराबर होता है सर ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सर ए डॉट बी आई को आई के साथ 2 इंटू 1 सर हो जाएगा 2, 3 जे को जे के साथ -3 इंटू 1 सर ये हो गया -3, के को के के साथ 6 इंटू 1 हो गया सर 6 डिवाइड बाई सर इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा सर, पहले कर लेते हैं अंडर रूट। सर इसका 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस सर -3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36। क्लियर है इतना? ठीक है सर, ये हो गया ए का मैग्नीट्यूड। चलिए आप बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सर इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस में फिर से 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1। ठीक है सर, ऊपर क्या बच गया 6 + 2 हो गया 8, तो ऊपर बच गया हमारे पास 5। नीचे अगर हम देखेंगे 9 और 4 होते हैं 13 और 36 सर ये होता है 49 होता है 7 का स्क्वायर, इसका खत्म हो गया रूट और स्क्वायर। यहां पर 1 + 1 सर ये हो गया √3,
तो सर यहाँ पे हमें दिख रहा है 5/7√3। सर क्योंकि हमें कॉस की कोई भी वैल्यू ऐसे तो जनरली याद नहीं होती है, जिस वैल्यू पे ये जो है हमें वैल्यू मिल जाए तो डायरेक्टली सिंपल आपको लिखना है cos इक्वल थीटा इक्वल टू cos इनवर्स जो यहाँ पर है उसको एज इट इज लिखिए 7√3 के बराबर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या है, हमें ए और बी दिए हुए, तो हमसे क्या पूछा है, एंगल पूछा है cos थीटा इक्वल टू डायरेक्टली ए डॉट बी 3 into 1 सर हो गया 3, -4 -1 सर ये हो गया +4, -5 into -1 सर ये हो गया +5। क्लियर है, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ सर इसका मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर होता है सर 9 प्लस 4 का स्क्वायर होता है सर 16, बहुत बढ़िया, प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, क्योंकि माइनस है तो फर्क कुछ नहीं पड़ता है क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। ठीक है सर, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर सर ये हो गया 3। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं क्योंकि हमने इसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस की हुई है। ठीक है सर, ठीक है सर, ये हो गया हमारे पास 8 और 4 हो गए हैं 12 डिवाइड बाई 9 और 16 होता है 25, ये भी 25, तो हमको पता है 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो यहां पर आ गया 25 प्लस 25 हो गया 50, तो मैं इसको लिख सकता हूं 25 into 2 लिख सकता हूं कि नहीं, हाँ सर, क्योंकि वो भी 50 हो गया, 25 होता है 5 का स्क्वायर, ये आएगा बाहर, ये आएगा बाहर, और इंटू में है √3, तो क्या होगा सर 12 तो ऊपर ही रहेगा, ये 25 बाहर आएगा एस 5, अंदर बचेगा √2 इंटू बचेगा √3, इनको आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये बचेगा 12/5, तो जब भी दोनों चीजें रूट में होगी तो इनको आप मल्टीप्लाई होगा, 2 into 3 हो गया 6, √6 के बराबर ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमको cos थीटा की वैल्यू मिली, लेकिन हमें एंगल चाहिए तो थीटा इक्वल टू मिलेगा cos इनवर्स 12/5√6 के बराबर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप। हाँ, तो चलिए और एक सवाल डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें जो है cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो डायरेक्टली आप लिखेंगे cos थीटा a डॉट बी होता है इसका इसके साथ 2 into -4 सर ये हो गया -8। ठीक है सर, फिर -4 into -4 सॉरी +4 into -4 सर -16 हो गया, बहुत बढ़िया, प्लस 2 into 12 सर ये होता है 24 डिवाइड बाय, तो डिवाइड बाय आएगा a का मैग्नीट्यूड और फिर आएगा b का मैग्नीट्यूड। सर आपने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे ऊपर कुछ दिख रहा है, -8 प्लस -16 सर ये हो गया, इन दोनों को -8 एंड -16 सर ये हो गया -24 एंड सर ये हो गया +24, तो ये मिलके 0 डिवाइड बाय एनीथिंग, कुछ भी यहां पर हो a b, तो ये किसके बराबर आएगा, 0 के ही बराबर आएगा। और जब भी cos थीटा 0 के बराबर आती है दैट मींस इनके बीच में एंगल क्या होगा सर, इनके बीच में एंगल होगा 90 डिग्री, इनके बीच में एंगल होगा 90 डिग्री, आप डायरेक्टली बोल सकते हो, दैट मींस थीटा बराबर 90 डिग्री आंसर है। दैट मींस ये दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो गए क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट हमें क्या मिला, 0 के बराबर मिला है। क्लियर है, इतना पहले नोट डाउन करिए, फिर और जो है कुछ अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, तो चलिए और कुछ सवाल डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं इसको क्यों दे रहा हूं स्टार, क्योंकि ये सवाल जो है बहुत आसान सवाल होते हैं, लेकिन बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बार बार ये पैटर्न रहा है, इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत इजी सवाल होते हैं। क्लियर है, तो चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। वो आपसे ऐसे पूछेगा, फाइंड, पहले मैं आपको 2 सवाल करवाऊंगा, फिर एक प्रीवियस ईयर सवाल आपको करने के लिए दूंगा। ये सवाल जो है बहुत बार पूछा गया है या इसके जैसा सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है, सो दैट अगर हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। सर आपने बोला था अगर 2 वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो सबसे पहले हमें उनका डॉट प्रोडक्ट क्या करना है सर, उसको 0 के बराबर कर देना है। ठीक है सर, तो इनका सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, इनका डॉट प्रोडक्ट लिख लेते हैं सर डायरेक्टली। सबसे पहले i का i के साथ, सर इसका i है 2, इसका i के साथ है 4 into 2 होगा सर 8, प्लस सर देखिए इसका है -3, j के साथ अल्फा, तो ये बनेगा -3 अल्फा, बहुत बढ़िया। इसका क्या है 4, इसका क्या है 5, 4 into 5 सर हो गया +20, ये किसके बराबर करना है, 0 के बराबर। तो यहाँ पे जिस 3 अल्फा को उस साइड पे, या क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है -3 अल्फा, ठीक है, इसको क्या करेंगे 20 + 8, 28 को उधर भेजेंगे तो सर ये उधर बनेगा -28, माइनस माइनस कैंसल,
अल्फा की वैल्यू चाहिए तो इस 3 को डिवाइड करो, 28 डिवाइड बाई 3, अल्फा की वैल्यू 28 डिवाइड बाई 3 हमारी आंसर होगा। दैट मींस अगर मैं इसमें अल्फा की जगह 28 बाई 3 रखूंगा तो ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए इस सवाल को पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो चलिए और एक सवाल है, हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ बीटा अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन यहां पर हम लिख लेते हैं। तो सर आपने क्या बोला, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते कुछ नहीं करना है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर कर दो। सर चलिए इनका डॉट प्रोडक्ट लिख लेते। सर आई के साथ -1 और आई के साथ बीटा स्क्वायर, दैट मींस -1 इंटू बीटा स्क्वायर। सर ये हो गया माइनस बीटा स्क्वायर, बहुत बढ़िया। सर जे के साथ 1 और जे के साथ 4, 1 इंटू 4 हो गया सर +4। ठीक है सर, के साथ 1 इसके साथ 5, तो 1 इंटू 5 हो गया 5, इसको करना है बराबर 0 के। सर यहां पर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू सर -4 और 5 क्या हो गया सर 9, उस साइड भेजेंगे तो सर ये बनेगा -9, ये और ये कैंसिल हो गया। बीटा स्क्वायर किसके बराबर है, 9 के बराबर। तो दैट मींस बीटा की वैल्यू यहां पर दो वैल्यूज होगी, प्लस माइनस √9 प्लस माइनस √9। तो ये हो गया प्लस माइनस, क्योंकि मैंने स्क्वायर साइड रूट ले लिया। ठीक है, प्लस माइनस 9 क्या होता है सर, √9 होता है 3। ठीक है, क्योंकि 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, वो कैंसिल हो गए, यानी कि बीटा की दो वैल्यू आ गई, बीटा की दो वैल्यू आ गई, या तो सर बीटा +3 होगा या तो सर बीटा -3 होगा। अगर आप बीटा इसमें +3 भी रखोगे तो भी ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, या अगर -3 भी रखोगे तो भी ये परपेंडिकुलर होंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर से मैं रिकैप करवाता हूं, पहले मैंने डॉट प्रोडक्ट लिखा, उसको 0 के बराबर किया, फिर यहां से मुझे मिला बीटा स्क्वायर बराबर 9, तो मैंने इसका दोनों साइड रूट ले लिया। जब रूट लेते हैं, जब स्क्वायर उस तरफ रूट जाता है तो प्लस माइनस आता है। ठीक है, तो √9 होता है 3, तो दैट मींस ये आ गया +-3, एक वैल्यू +3 एक वैल्यू -3, दोनों इसकी वैल्यू हो जाएंगे। क्लियर है इतना? तो चलिए इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। हाँ चलिए बच्चों और एक सवाल डिस्कस करते हैं। ये सवाल जो है प्रीवियस ईयर सवाल है, ध्यान से देखना। क्या कह रहा है, इफ है ए वेक्टर, इफ है वेक्टर, एक वेक्टर है 2i कैप +3j कैप +8k कैप इज परपेंडिकुलर टू, ये दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है 4j कैप -4i कैप +αk कैप। तो चलिए अब क्या करना है, इनको अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो सब परपेंडिकुलर के लिए चलिए मैं मानता हूं ए वेक्टर किसके बराबर है सर, 2i कैप +3j कैप +8k कैप के बराबर। ठीक है, और मेरे पास दूसरा वेक्टर जो है उसको मैं बी वेक्टर मानता हूं सर, वो है 4j कैप -4i कैप +αk कैप। तो ध्यान से देखना है, यहां पर आपको गलती नहीं करनी है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, दैट मींस इनका डॉट प्रोडक्ट क्या कर दो सर, 0 के बराबर कर दो। सर डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, आई को आई के साथ जनरली क्या करोगे 4 2 8, और आपका सवाल कर रहा है क्योंकि ये आई है और इसका आई इधर है, ये जे है यहाँ पे, तो आपको ढूंढना है आई को आई के साथ। 2 × -4 सर ये हो गया -8। क्लियर है सर, इसका जे क्या है 3, इसका है यहां पर जे 3 4 12, तो +12, बहुत बढ़िया। प्लस में सर के साथ 8, के साथ अल्फा, तो 8 अल्फा। अब इसको करना है 0 के बराबर, तो 8 अल्फा को यहीं पे रखो। ये क्या है 12 + 12 और ये है -8, दैट मींस ये बच गया 4 उधर जाएगा तो सर ये उधर बनेगा -4। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो -4, ये 8 इसको डिवाइड में हो जाएगा, 1 × 2 तो -1/2, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1/2 होनी चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ आ गया पूरा? आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं तो आपको तैयार रहना होगा, आपको पता होनी चाहिए किस टॉपिक से बार बार सवाल जो है एग्जामिनेशन में पटक दिया जाता है। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे फर्दर डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो चलिए, ये कभी कभी इस टाइप का सवाल भी पूछा जाता है। तो ये सवाल डिस्कशन करने के बाद हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम होता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ठीक है, लेकिन उससे पहले ऐसा सवाल कभी कभी पूछा जाता है और ये सवाल जो है काफी जगह नहीं पढ़ाया जाता है। तो जब भी ऐसा सवाल आता है तो बच्चा जनरली उसमें क्या होता है, फंस जाता है।
तो इसलिए जो है मैं आपको ये दिखाऊंगा, फिर किसी भी टाइप का सवाल आए आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो जनरली क्या बोलेगा एक ट्रायंगल है या कुछ भी है, उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट वो दे देगा, ये इसका वर्टेक्स होता है। जो कोने होते हैं ना किसी ट्रायंगल के, उन्हीं को क्या बोला जाता है, वर्टेक्स बोला जाता है। जो कॉर्नर होते हैं उनको वर्टेक्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये कॉर्नर दिया है 0,0, ये 50,0, ये 4,0 और आपसे ये एंगल थीटा पूछ रहा है। तो ये एंगल आप तभी निकाल सकते हो। या तो आप सोचोगे सर देखिए इसका परपेंडिकुलर साइड निकालेंगे फिर ये निकालेंगे, वो बहुत लंबा प्रोसेस है और आप उसमें फंस जाओगे, आंसर नहीं निकाल पाओगे क्योंकि आपको एंगल नहीं पता है। जब एंगल होगा तभी वो चीज आप कर पाओगे, ठीक है। तो क्या करना होगा, सिंपल, हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो है सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हमें पता होगा क्या करना है तो सर हम जो है एंगल निकाल सकते हैं, लेकिन एंगल तो सर हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें दो वेक्टर पता होंगे। तो क्या है, बना दो ना दो वेक्टर। देखो ये एंगल थीटा निकालना है तो मान लो एक वेक्टर ऐसे बना लो, एक वेक्टर ऐसे बना लो, इसको इनिशियल पॉइंट मानो, इसको फाइनल पॉइंट मानो। सर ये वेक्टर कैसे, चलिए इसको ए वेक्टर मानो। सर ये कैसे फाइंड करेंगे, कुछ नहीं, फाइनल पॉइंट क्या है सर इसका, ये होता है, याद रखना, पहला हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाई और तीसरा जेड होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, सर हमने क्या माना, इसको इनिशियल माना, इसको फाइनल माना, क्योंकि यहां पे एंगल पूछा है, अगर यहां पूछता तो फिर इसको इनिशियल मानते, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फाइनल पॉइंट क्या है सर, 4 माइनस 0, 4 माइनस 0, फाइनल माइनस इनिशियल, आई क्या, बहुत बढ़िया, प्लस फाइनल क्या है 4 माइनस 0, यानी कि 4 माइनस 0 जे क्या, ठीक है। यानी कि एक वेक्टर मुझे मिल गया, ए वेक्टर मैंने इस वाले वेक्टर को माना सर, वो मुझे मिल गया 4 आई कैप प्लस में 4 जे कैप। ये मैं आपको सिखा रहा हूं, बाद में आप इसको बहुत तेज कर सकते हो। सिमिलरली एक वेक्टर इसको मान लीजिए बी वेक्टर, ठीक है, कैसे करेंगे, 50 माइनस 0, सर ये हो गया 50 आई कैप, शाबाश, 0 माइनस 0 दैट मींस प्लस 0 जे कैप, दैट मींस सर जो बी वेक्टर मुझे मिल गया है सर वो है 50 आई कैप प्लस 0 जे कैप। तो सर एंगल तो मैं तभी निकाल पाऊंगा जब मुझे cos थीटा कैसे निकाल पाऊंगा सर, डॉट प्रोडक्ट करना है दो वेक्टर्स का, a डॉट बी और डिवाइड बाय सर इनका मैग्नीट्यूड लिखना है, a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड, ठीक है। हाँ सर, तो a डॉट बी 50, देखो i के साथ क्या है 4, i के साथ है 50, 4 इंटू 50 सर ये हो गया 200 प्लस 4 इंटू 0 दैट मीन 0 वो लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाई a का मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड सर अंडर रूट 4 का स्क्वायर होता है सर 16 प्लस 4 का स्क्वायर होता है सर 16, बहुत बढ़िया। और सर चलिए b का मैग्नीट्यूड सर ये है 50, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं क्योंकि असल में इसको लिखेंगे क्योंकि आई कैप के साथ क्या है 50, उसका स्क्वायर इंटू अंडर रूट प्लस जे कैप के साथ कुछ नहीं है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ इतना? हाँ सर। तो आगे देखिए क्या करेंगे हम, तो देखिए ऊपर बच गया हमारे पास 200, नीचे बच गया 16 प्लस 16, सर 16 होता है 4 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर, 16 को अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो अंदर बचेगा 1 प्लस 1, या सिंपल करते हैं क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं, 16 प्लस, देखो 16 होता है 4 का स्क्वायर, 16 भी होता है 4 का स्क्वायर, ये दोनों बाहर आ जाएंगे 16, या सिंपली यहां पे क्या था मेरे पास 4 का स्क्वायर था, चलिए इसको ऐसे ही कर देते हैं, 16 होता है 4 का स्क्वायर, 16 को बाहर किया अंदर बचा 1 प्लस में 1, क्लियर है इतना। और ये क्या बचेगा स्क्वायर और ये खत्म, ये बच गया 50, 0 0 हो गया कैंसिल, 5 1 जा 5, 4 जा, ऊपर बच गया 4, डिवाइड बाई, देखो ये 16 आएगा बाहर, 4 अंदर बचेगा 1 प्लस 1 रूट 2, 4 और 4 कैंसिल, सर ये बच गया 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 कब होता है कॉस की वैल्यू, जब सर थीटा होता है 45 डिग्री, दैट मीन सर ये जो एंगल होगा ये 45 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। आई होप आपको जो है ये चीज समझ आ गई होगी कि वेक्टर का इस्तेमाल करके हम एंगल को कैसे निकालते हैं। जब भी हमें ट्रायंगल दिया होगा या कोई और एक फिगर दी गई होगी लेकिन हमें जो है उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए गए होंगे तो उनसे हमें एक वेक्टर बनाना है, दो वेक्टर बनाएंगे फिर उनका डॉट प्रोडक्ट करके वहां से हम एंगल को निकाल सकते हैं। क्या इतना क्लियर हो रहा है? हाँ सर। तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हम जो है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के ऊपर आ जाते हैं। हाँ, तो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर कैसे निकालते हैं वो चीज मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। एक चीज जो मैंने आपको पहले सिखाई थी, अगर हमें वहां से ही वेक्टर जो दिया गया होगा और उसका मैग्नीट्यूड भी दिया गया होगा तो सिंपल, अगर इस तरीके से वहां से जो है हमें फिगर दे के होगी, फिर वो पूछेगा इस एक्सिस के अलोंग या इस एक्सिस के अलोंग क्या वेक्टर का कंपोनेंट होगा, ये चीज मैं आपको सिखा चुका हूं। क्या सिखा चुके हैं सर? सर जिसके साथ, जिस लाइन के साथ थीटा, उसके साथ आएगा a cos
थीटा। सर ये क्या है ए कॉस थीटा? ये है ए वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, ये है ए वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। और दूसरी परपेंडिकुलर लाइन के साथ आता है कंपोनेंट ए साइन थीटा। सर ए साइन थीटा क्या है? यह है ए वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। लेकिन ये तो सर तब हो गया जब हमें मैग्नीट्यूड सब कुछ दिया होगा, लेकिन जब हमें वेक्टर फॉर्म में दिया होगा, एक वेक्टर भी वेक्टर फॉर्म में, दूसरा वेक्टर भी वेक्टर फॉर्म में, फिर एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग जब कंपोनेंट पूछेंगे सर वो कैसे करेंगे, वो हमें सिखाइए। तो वो भी हम डॉट प्रोडक्ट से ही निकाल पाते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको थोड़ा ये रिकैप किया जो हम सीख चुके थे। ठीक है, अब हम देखेंगे जब वेक्टर फॉर्म में होंगे तो कैसे कंपोनेंट लिया जाता है। ठीक है, उससे पहले इसको आप एक बार रिकैप के तौर पे नोट कर लीजिए कॉपी पे। हाँ, तो चलिए फर्दर डिस्कशन करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हमें सीखना आना चाहिए। सर ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं और इसका कहां पे यूज होगा, इसका सबसे ज्यादा यूज वर्क, एनर्जी एंड पावर में होगा। और जब जिस बच्चे को कंपोनेंट समझ में आएगा उसको एकदम हलवा लगेगा वर्क, एनर्जी, पावर। एंड जिस बच्चे को ये समझ नहीं आएगा वो वहां पे फंस जाएगा, यानी कि उसको पूरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वहां पर नहीं होगी। इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे काफी बार सवाल भी पूछे जाते हैं। क्लियर है इतना? तो चलिए डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ आपको सिखाऊंगा, ध्यान से देखना। अगर ये मेरे पास ए वेक्टर है और ये मेरे पास बी वेक्टर है और इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा है। इनके बीच का एंगल कितना है? हाँ, ये मेरे पास क्या है? ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अगर मैं बोलूंगा इस ए वेक्टर का कंपोनेंट आपको बी वेक्टर की तरफ निकालना है, इसका कंपोनेंट किधर निकालना है? बी वेक्टर की तरफ निकालना है, या मैं प्रोजेक्शन भी बोल सकता हूं। याद रखना, कंपोनेंट का दूसरा नाम प्रोजेक्शन होता है। कंपोनेंट बोलूं या प्रोजेक्शन बोलूं, एक ही बात होती है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, कंपोनेंट का दूसरा नाम प्रोजेक्शन होता है। शाबाश, कंपोनेंट का दूसरा नाम प्रोजेक्शन होता है। कंपोनेंट का दूसरा नाम प्रोजेक्शन होता है। हाँ, तो चलिए अब मैं क्या बोल रहा था, कंपोनेंट का दूसरा नाम प्रोजेक्शन होता है। अब देखो इस ए वेक्टर का जो इसकी तरफ कंपोनेंट आएगा वो मैं आपको भी सिखा चुका हूं। ए वेक्टर का बी की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा? सर वो आएगा ए कॉस थीटा। सर ये क्या है? ए है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में कॉस थीटा, यानी कि ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर की तरफ क्या आता है? ए कॉस थीटा आता है। क्या आपको इतना समझ आ गया? अगर आपको इतना समझ आ गया तो चलिए अब मैं आपको सिखाऊंगा कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। मैं आपको सिखा चुका हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है सर ए बी कॉस थीटा के बराबर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के बराबर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ए डॉट बी बराबर, अगर मैं इस बी को थोड़ा अलग लिखूंगा, पहले मैं लिखूंगा ए और इसके साथ ही लिखूंगा कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। ठीक है, इंट में क्या बच गया सर? बी। तो सर आपने क्या लिखा यहां पर? ए डॉट बी को बराबर आपने लिखा ए कॉस थीटा इंटू में बी। सर इसका क्या मतलब हुआ? सर ए कॉस थीटा क्या है? सर ए कॉस थीटा ही तो ए का मैग्नीट्यूड, सॉरी ए कॉस थीटा ही तो ए वेक्टर का कंपोनेंट है बी वेक्टर की तरफ। ये क्या है सर? ये है ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर की तरफ। फिर से मैं बोलूंगा ए कॉस थीटा क्या है? ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर की तरफ, ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर की तरफ। दैट मीन्स अगर मैं आपको पूछूंगा यहां पर क्या आपको फाइंड करना है? कंपोनेंट ऑफ शाबाश, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। अगर आपको कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर निकालना है, कहां, किसकी तरफ? बी वेक्टर की तरफ। सर अभी आपने बोला ए कॉस थीटा क्या है? ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर की तरफ। दैट मीन्स सर वो तो आप निकाल चुके हैं। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, सर वो बराबर है ए कॉस थीटा के बराबर। और सर यहां से हमको दिख रहा है ए कॉस थीटा की जगह में क्या लिख सकता हूं? ए कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी। ए कॉस थीटा बराबर आएगा सर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए कॉस थीटा बराबर आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और इंटू में ऑलरेडी बचा है बी, तो डिवाइड बाय होगा बी।
तो ये मुझे क्या मिल गया, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर अगर मुझे निकालना होगा तो मुझे क्या करना है, ए डॉट बी अपॉन बी वेक्टर, ए डॉट बी अपॉन बी वेक्टर। सर जब आप ए डॉट बी करोगे, सर ए डॉट बी, सर वो भी स्केलर है और नीचे बी भी क्या है, स्केलर, दैट मींस ये मुझे मैग्नीट्यूड देगा। ये किस फॉर्म में देगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड। ये मुझे इसकी वैल्यू बताएगा, ए कॉस थीटा कितना है, 2 आया 3 आया, लेकिन ये मुझे नहीं बोलेगा डायरेक्शन। अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में निकालना है, किस फॉर्म में निकालना है, वेक्टर फॉर्म में। यानी कि और एक चीज शाबाश, और एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन, थोड़ा सा मैं इसको फर्दर यहाँ पे लिखना चाहता हूं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर इसको हम रब करके फिर लिखेंगे। यहां पर अगर मैं आपको पूछूं कंपोनेंट ऑफ फिर से कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर शाबाश अलोंग बी वेक्टर, अलोंग किसकी तरफ, अलोंग बी वेक्टर शाबाश। सर वो आपने अभी सिखाया, सर वो हमारे पास आ गया है ए डॉट बी डिवाइड बाय सर बी, लेकिन किस फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म, सर वेक्टर फॉर्म में कैसे निकालेंगे, दैट मीन सर ये तो मैग्नीट्यूड है, ये इतना टर्म क्या आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट भी स्केलर है नीचे भी स्केलर, दैट मीन सर ये मैग्नीट्यूड आ गया। सर अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, सर ए कॉस थीटा यानी कि क्या है, ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर की तरफ, यानी कि डायरेक्शन किधर है, बी वेक्टर की तरफ, कंपोनेंट ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर की तरफ क्या है, ए कॉस थीटा, उसी को मैंने क्या बोला, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, वो बराबर है सर ए कॉस थीटा, उसकी वैल्यू हमने देखी ए डॉट बी अपॉन बी। दैट मीन सर अगर ये तो सर वैल्यू मिल गई, लेकिन सर डायरेक्शन कैसे, किसकी तरफ है, सर बी वेक्टर की तरफ, जिसकी तरफ है उसी की डायरेक्शन होगी, बी वेक्टर की तरफ, दैट मीन उसी की डायरेक्शन होगी। सर बी वेक्टर की तरफ, अब डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, अगर किसी भी वेक्टर की तरफ डायरेक्शन लिखनी होती है तो मैंने आपको सिखाया था यूनिट वेक्टर, दैट मीन आपको उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आपको क्या लिखना है, बी कैप लिखना है, क्या लिखना है, बी कैप लिखना है, ठीक है सर। सर बी कैप कैसे लिखेंगे, सिंपल है, ए डॉट बी वेक्टर, ठीक है सर, डिवाइड बाय बी, ठीक है सर, ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। सर डायरेक्शन कैसे, बी किसी भी वेक्टर का कैप क्या होता है, वो वेक्टर, यानी कि बी वेक्टर डिवाइड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। तो आप इसको देखोगे, ये आपको आएगा ए डॉट बी इंटू में आएगा सर बी वेक्टर और डिवाइड बाय बचेगा सर बी का स्क्वायर। तो ये आपको जो है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर मिल जाएगा। क्या आपको इतना समझ आ गया, ठीक है, आपको याद नहीं करना है, धीरे धीरे आपको ये यूज्ड हो जाओगे, आप इसमें मास्टर हो जाओगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए मैंने किया क्या, ए वेक्टर का कंपोनेंट बी की तरफ, सर वो आया ए कॉस थीटा, फिर से रिकैप करवाता हूं, ए वेक्टर का कंपोनेंट बी की तरफ, सर वो आया ए कॉस थीटा, तो फिर आपने कहा सिंपली सर ए डॉट बी को मैं लिख सकता हूं ए बी कॉस थीटा, यहां पे इस कॉस थीटा को ए के साथ लिखा, ए कॉस थीटा इक्वल टू बी। सर यहां से मुझे एक चीज समझ में आनी स्टार्ट हो गई, अगर मैं निकालूंगा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी, सर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी, सर वो है ए कॉस थीटा, तो सर वो है ए कॉस थीटा की वैल्यू मैं यहां से लिखूंगा ए डॉट बी अपॉन में बी वेक्टर। सर ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, अगर खाली मैग्नीट्यूड पूछा होगा तो आपको ये सिर्फ इतना करना है, लेकिन अगर आंसर वेक्टर फॉर्म में होगा, तो क्या करना है, कुछ नहीं, उस किसके अलोंग है ये, बी वेक्टर के अलोंग, तो बी वेक्टर के अलोंग का यूनिट वेक्टर इसके साथ चिपका दो। सर वो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर डिवाइड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है सर। सर ऊपर बच गया ए डॉट बी इंटू में बी वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि बी इंटू बी हो गया सर बी स्क्वायर। क्या इतना क्लियर है, आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। पहले आप इतना नोट डाउन करिए, फिर मैं कुछ और चीजें इसमें ऐड ऑन कर देता हूं। हाँ तो चलिए मैं इसको यहीं पे कंटिन्यू करता हूं, सो दैट आपको सारी चीजें जो है एक ही जगह दिखिए, ठीक है। यहां पर अब अगर मुझे क्या करना होगा, यहां पर फिर से इसको देखिए, यहां पर ए वेक्टर है और यहां पर बी वेक्टर है, यहां पे मैंने ए वेक्टर का कंपोनेंट निकाला था बी वेक्टर की तरफ, सर वो आया था ए कॉस थीटा। यहां पे मैं उल्टा करूंगा, बी वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर की तरफ, बी वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर की तरफ, सर कितना आएगा, सर कुछ नहीं करना है, सिंपल सर ए बी वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर की तरफ, सर क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में कॉस थीटा, सर वो आएगा बी कॉस थीटा के बराबर। क्लियर है इतना। सर प्रोजेक्शन कभी कभी आप बुक्स में देखोगे तो इसको कैसे दिखाया जाता है, अगर ये इस तरीके से, अगर मैं इस तरीके से लाइट डालूंगा, यहां तो लाइट पड़ेगी लेकिन इसके ऊपर लाइट नहीं पड़ेगी, ये वाला रीजन डार्क रहेगा, तो उसी से हम सिखाते हैं ये प्रोजेक्शन है। क्लियर हुआ, फिजिकली इसको ऐसे सिखाया जाता है। या कभी कभी क्या, अगर हम इस पूरे के ऊपर से पानी बरसाएंगे, इस पार्ट में तो पानी बरसेगा, लेकिन यहां पर ये वेक्टर उसको बचाएगा और ये वाला जो है सूखा रीजन रहेगा, दैट मींस इसी को जो है फिजिकली हम समझाते हैं कंपोनेंट होता क्या है, ठीक है।
तो फर्दर वापस आ जाते हैं, सर ये हमारे पास बी वेक्टर है और सर इसका कंपोनेंट अगर ए वेक्टर की तरफ निकाला है तो सर वो तो आएगा बी कॉस थीटा, वो क्या आएगा बी कॉस थीटा। तो ध्यान से देखो, अभी मैंने आपको सिखाया था, अभी मैंने आपको क्या सिखाया, ए डॉट बी, ठीक है सर, किसके बराबर आया, सर ये आया ए बी कॉस थीटा के बराबर। तो मैं इसको लिख सकता हूं ना, ए डॉट बी वेक्टर बराबर, ए को मैं बाहर रखूंगा, और इधर क्या रखूंगा सर, इधर रखूंगा बी कॉस थीटा, इधर रखूंगा बी कॉस थीटा। तो सर बी कॉस थीटा ही क्या है सर, यह है बी वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर किसके बराबर आया मुझे, बी कॉस थीटा के बराबर आया। सर ये मुझे आया है बी कॉस थीटा के बराबर। लेकिन सर बी कॉस थीटा कैसे निकालोगे, यहां से देखो आप, क्या आपको दिख रहा है बी कॉस थीटा किसके बराबर आएगा, ए डॉट बी अपॉन ए के बराबर। सर ये हमें आ जाएगा ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए के बराबर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए के बराबर। क्या आपको इतना क्लियर समझ आ गया, हाँ सर ये चीज हमको समझ आ गई। लेकिन ये क्या मिला सर, ये तो खाली हमको मिलेगा सर मैग्नीट्यूड, सर ये क्या मिलेगा मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर हमें डायरेक्शन भी चाहिए तो क्या लिखना है मुझे, शाबाश, इसके बाद एक सेकंड आप रुकिए, अगर मुझे क्या लिखना है, शाबाश, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, शाबाश, इन वेक्टर फॉर्म, लेकिन किसमें, वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म। तो कुछ नहीं करना है सर, ये बराबर आ गया आपका ए डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर। सर ये मैग्नीट्यूड आ गया, किसकी तरफ है सर, बी वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर की तरफ है बी कॉस थीटा, सर ये मैग्नीट्यूड, और ये किसकी तरफ, ए वेक्टर की तरफ, तो ए वेक्टर की तरफ ही इसकी डायरेक्शन होगी। दैट मींस आपको लिखना है ए कैप। सर इसको फर्दर क्या लिखा जा सकता है, ए डॉट बी डिवाइड बाई ए। सर कैप को कैसे हम लिखेंगे, बिल्कुल आसान, इसको क्या लिखो, आराम से आप लिखो, ए वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सर ये बनेगा हमारे पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इनटू में आएगा ए वेक्टर, ए इंटू ए हो गया ए स्क्वायर। क्या आपको क्लियरली समझ आ गया क्या मतलब होता है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी, या कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ये तो अभी मैं समझा रहा हूं, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये बहुत आसान लगेगा, लेकिन ये चीज आपको जो है फंडामेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है इतनी चीजें नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं समराइज करूंगा इनको, हमने क्या चीजें अभी तक पढ़ ली है। हाँ तो चलिए, अभी तक हमने जो है सीखा था कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं। अगर आप देखोगे ए डॉट बी हमारे पास क्या आता है, ए बी कॉस थीटा। इसको हम दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, इस बी को थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, ए को यहाँ पे कॉस थीटा को थोड़ा आगे लाके ए कॉस थीटा इंटू बी लिख सकता हूं। सर ए कॉस थीटा क्या है, ये असल में है सर ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर की तरफ, ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर की तरफ। सर उसी को आपने लिखा ए कॉस थीटा। ठीक है सर, इसको ये मैंने भी आपको सिखाया था, फिर वो कैसे लिखते हैं। ठीक है सर, तो ए डॉट बी को मैं क्या लिख सकता हूं, सर ए कॉस थीटा क्या है, सर ये है मैग्नीट्यूड किसका, सर मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। क्या है ए कॉस थीटा, क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। क्लियर है, हाँ सर इनटू में है सर बी, सर बी क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। दैट मींस आपको ये समझ आना चाहिए, ए डॉट बी क्या मैंने लिखा, ए कॉस थीटा इंटू बी, ए कॉस थीटा मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, इंटू में बी क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और इसी को मैं क्या कर सकता हूं, अब ए को अलग रखूंगा, ए को अलग रखा और इस बी कॉस थीटा को एक साथ रखा। ए क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, एंड सर बी कॉस थीटा क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर की तरफ। एक सेकंड मैं इसको बना देता हूं। मान लीजिए ये आपके पास ए वेक्टर है और ये आपके पास है बी वेक्टर, और इनके बीच में एंगल है सर थीटा। तो सर जो इस बी वेक्टर का कंपोनेंट इसकी तरफ आएगा सर वो आएगा बी कॉस थीटा। सर बी कॉस थीटा क्या है, सर ये है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। क्या आपको इतनी चीजें क्लियरली समझ आ गई है? आई होप अब आपको जो है पूरा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा, और इसी का इस्तेमाल हम वर्क एनर्जी पावर में बहुत ही सारे तरीके से करेंगे। क्लियर है? तो चलिए इसको आप नोट डाउन करिए। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है और अच्छे से हो जाए। हाँ तो चलिए फर्दर करते हैं हम डिस्कशन। ये देखिए ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर आपको दिया है, उसने पूछा है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। क्या पूछा है? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। तो सिंपल आपने अभी बोला कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर बी की तरफ, सर वो होता है ए
कॉस थीटा के बराबर। सर ठीक है, चलिए ए वेक्टर को ऐसे, दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, देखो ए को ऐसे रखो, ठीक है, ए को रखो ऐसे ही। कॉस थीटा क्या होता है सर, कॉस थीटा होता है ए डॉट बी डिवाइड बाई सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। समझ आ गया? देखो मैं आपको इसी तरीके भी साथ साथ में बताता रहूंगा, पहले मैंने समझाया ए कॉस थीटा के बराबर होता है, ए को ऐसे लिखा कॉस थीटा होता है ए डॉट बी अपॉन ए बी, यहाँ पे ए और ए हो गया कैंसल और ये निकल कर आ गया हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और एक आसान तरीका, अगर आपको कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर जिसकी तरफ निकालना है वो डिवाइड में आएगा और इन बाकी डॉट प्रोडक्ट, ऊपर डॉट प्रोडक्ट, नीचे जिसकी तरफ निकालना है उसका मैग्नीट्यूड लिख लो, ये हमें वेक्टर फॉर्म में मिलेगा। ठीक है सर, चलिए सर क्या है ये सर, ए डॉट बी 4 इंटू 1 सर आ गया 4, सर 3 इंटू 1 सर ये आ गया -3 डिवाइड बाई सर मैग्नीट्यूड ऑफ बी, 1 और 1 का मैग्नीट्यूड होता है सर √2, सर ये ऊपर आ गया 1 अपॉन √2 जो है इसका आ गया वैल्यू, लेकिन सर ये मैग्नीट्यूड आ गया सर, लेकिन अगर उसने वेक्टर फॉर्म में दिया होगा तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए अब हम वो भी करते हैं। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, शाबाश, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, अलोंग बी वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, शाबाश सर। मैग्नीट्यूड आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं सर 1/2 इनटू में वेक्टर फॉर्म किसकी तरफ है, बी की तरफ, तो बी की तरफ का यूनिट वेक्टर लिख लो 1/√2, 1/√2 एंड सर बी वेक्टर का जो है यूनिट वेक्टर सर क्या होता है, वो वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। सर बी वेक्टर कितना है सर, वो है i कैप माइनस j कैप एंड सर इसका मैग्नीट्यूड होता है सर √2, तो ये क्या बन गया सर, ऑलरेडी यहाँ पे 1 ये ऊपर बच गया i कैप माइनस j कैप, नीचे बच गया √2 इंटू √2 सर ये हो गया 2, सर ये बच गया 1/2 i कैप माइनस 1/2 j कैप। वेक्टर फॉर्म में ये आंसर होगा और खाली मैग्नीट्यूड होगा तो 1/√2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए पहले इसको नोट डाउन करिए, फिर और एक सवाल डिस्कस करेंगे। हाँ तो चलिए और एक सवाल को हम डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से देखो, आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है, तो कंपोनेंट क्या पूछ रहा है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। जब भी आपको कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर का कंपोनेंट बी की तरफ, सर वो आता है ए cos थीटा के बराबर। हाँ सर, अभी आपने बोला ए को ऐसे लिखो सर, cos थीटा होता है सर ए डॉट बी डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ए और ए हो गया सर कैंसल, ए और ए हो गया कैंसल, सर ये बच गया ए डॉट बी डिवाइड बाय बी। ठीक है सर, सर ए डॉट बी 3 इंटू 1 सर हो गया 3, सर 4 इंटू 1 सर हो गया 4, के का यहां पर है नहीं तो 0 बनेगा, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी सर वो बनेगा √2 √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सर ये हो गया 7/√2। अगर खाली मैग्नीट्यूड है तो बस इतना बोलना है, लेकिन अगर उसने आपसे पूछा कंपोनेंट ऑफ, क्या पूछा, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या पूछा सर, अलोंग बी वेक्टर, अलोंग बी वेक्टर, लेकिन किसमें, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, तो कुछ नहीं करना है आपको, वापस मैग्नीट्यूड तो मिल चुका है 1/√2 किसकी तरफ, बी वेक्टर की तरफ, तो कैप डाल दीजिए, तो 7/√2 एंड सर बी वेक्टर क्या होता है, बी वेक्टर, बी का यूनिट वेक्टर सर वो क्या होता है, एज इट इज बी वेक्टर को लिखो i प्लस j डिवाइड बाय सर इनका मैग्नीट्यूड लिखो √2, सर ये हो गया 7 को बाहर ही रहने दीजिए, √2 इंटू √2 हो गया 2, अंदर बचेगा i प्लस j जो है इसका आंसर हो जाएगा। फर्दर आप इसको लिख सकते हो 7/2 i कैप प्लस इसके साथ भी इंटू करिए 7/2 j कैप, ये आपका वेक्टर फॉर्म में हो गया और ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। क्लियर है इतना, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। हाँ तो चलिए और एक सवाल डिस्कस करते हैं। यहां पर ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, फिर से हमसे पूछा है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, ए वेक्टर का कंपोनेंट बी की तरफ, सर वो होगा ए cos थीटा, ए cos थीटा सर भी आपने सिखाया, एक को ऐसे लिखना है सर, cos थीटा क्या बदले सर ए डॉट बी अपॉन में ए बी, अपॉन में ए बी, ठीक है, ए और ए हो गया कैंसल, ए और ए हो गया कैंसल, सर देखिए ऊपर बच गया है ए डॉट बी, ऊपर बच गया है सर ए डॉट बी डिवाइड बाई बी, ए डॉट बी 3 इंटू 1 सर हो गया 3, सर -4, लेकिन यहाँ जे, सॉरी यहाँ पे गलती होने वाली थी, यहाँ पे देखो आई कैप के साथ 3 है और यहाँ आई कैप है ही नहीं, दैट मीन 0, ठीक है सर, यहाँ जे कैप के साथ -4 और यहाँ 1, दैट मीन ये हो गया -4, सर यहाँ के साथ 5 और यहाँ -1, दैट मीन -5, ठीक है, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी सर √2,
तो सर ये क्या हो गया, -9/√2। सर आप इसको वेक्टर फॉर्म में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, -9/√2 इंटू में करना है सर बी कैप। अब आप इसको फर्दर आगे कर सकते हो, मैं थोड़ा सा कर देता हूं, 9/√2 बी कैप होता है वेक्टर बी एज इट इज, यानी कि जे कैप माइनस के कैप और डिवाइड में आएगा √2। फर्दर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप कर लीजिए, फिर आप जो है इसका आंसर बताइएगा। 3 और 4 का मैग्नीट्यूड 5 होता है, ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूं, तो इसको आप सॉल्व करके बताइएगा होमवर्क, ठीक है। और एक सवाल मुझे इसके ऊपर डिस्कशन करना है। हाँ तो चलिए आप डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, ए का कंपोनेंट बी के अलोंग। अब इस सवाल से हम बी का कंपोनेंट ए के अलोंग भी निकालना सिखाएंगे, ठीक है सर। वैसे आप खुद भी कर सकते थे, बट करना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए सर, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, बी का कंपोनेंट ए की तरफ, सर वो होगा जैसे वो ए कॉस थीटा होता है, सर ये होता है बी कॉस थीटा, ठीक है सर। सर बी को ऐसे रखिए, ठीक है सर। कॉस थीटा के बदले सर कुछ नहीं करना होता है, ए डॉट बी सर डिवाइड बाई ए इंटू बी, सर बी और बी कैंसल। सर ये हमारे पास क्या आता है, सर ये आता है ए डॉट बी डिवाइड बाई ए के बराबर, यानी कि जिसकी तरफ कंपोनेंट वो डिवाइड में ऊपर डॉट प्रोडक्ट करना है, जो मैंने आपको सिखाया। इस तरफ बी का कंपोनेंट ए की तरफ डिवाइड में ए, उससे पहले ए का कंपोनेंट बी की तरफ डिवाइड में बी आता था, क्लियर है। हाँ सर, ए डॉट बी सर 3 × 1, आई का आई के साथ 3 × 1 हो गया सर 3, 4 × 1 सर हो गया 4 डिवाइड बाई, सर इस बार ध्यान से लिखना है कि जो डिवाइड में क्या है, ए का मैग्नीट्यूड, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16√25 होता है सर, क्योंकि 9 + 16 क्या होगा 25, √25 होता है 5, क्लियर है इतना। तो ये आ गया है 7/5, ये इसका मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में पूछेगा, कुछ नहीं करना है, ये 7/5 आपको लिखना है, इंटू में इसके साथ किसकी, ए की तरफ लिखना है, तो फिर ए का कैप लगेगा, ठीक है। 7/5 ए वेक्टर क्या है, कैप होता है, वो वेक्टर एज इट लिखिए, ठीक है, +4 जे कैप डिवाइड बाई इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सर वो है 5। तो ये क्या हो जाएगा, ये बचेगा 7, 5 × 5 हो गया 25, तो अंदर बच गया सर 3 आई कैप +4 जे कैप, जो है इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये जो है क्लियरली बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए इतना आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब हम जो है इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी जो है और भी कुछ चीजें जो है अभी हमें डिस्कस करनी है इसमें, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सारी कवर करेंगे, और उसके बाद जो है हम उसमें क्रॉस प्रोडक्ट का भी स्टार्ट करेंगे, एंड देन और 2 लेक्चर हमें लगेंगे, उसमें जो है काफी सारे PYQ भी हम डिस्कशन में लेंगे। लेकिन पहले मैं आपको पूरा इसका एक बार डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट करवाऊंगा, एंड नेक्स्ट लेक्चर में ही हम स्टार्ट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। देन आफ्टर दैट मैं एक लेक्चर और लूंगा, तकरीबन 1 या आधे घंटे का, जिसमें जितने भी आए हुए सवाल है वेक्टर के, वो सारे इंपॉर्टेंट सवाल मैं जो है वहां पर डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए, अच्छे रहिए, तो अच्छे से जो है पढ़ते रहिए, खुश रहिए और सतर्क रहिए। चलिए।